नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी मेंस और एईडीओ और 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो करेंट अफेयर जो मैं पढ़ाऊँगा उसको कृपया करके ध्यान से पढ़ना आप, क्योंकि न्यूज़पेपर, पीआईबी, इन सभी से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको मैं इकट्ठा करके लाता हूँ। ओके, पीटी रिजल्ट की बात करें तो 17-18 तक आपका रिजल्ट आ रहा है। आज 8 तारीख हो गया है, तो अगले 10 दिनों में आपके पास में आपका रिजल्ट होगा और उम्मीद करते अच्छा ही होगा आप सभी का रिजल्ट। देखिए आज का हेडलाइन क्या है कि इंडिया जो है वो तालिबान, पाकिस्तान और चाइना के स्टैंड से अपना स्टैंड को मैच कर रहा है। किस चीज़ को लेकर के? तो बगराम एयर बेस जो है अफ़गानिस्तान में, इस पर अमेरिका ने बोला था कि हमें फिर से दे दो, हम फिर से इसका मिलिट्री उपयोग करना चाहते हैं, जिसका चाइना, पाकिस्तान, तालिबान ने विरोध किया था। अब भारत सरकार ने भी यूएस का नाम लिए बिना ही इसका विरोध किया है। और आपको पता होगा कि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनका भारत यात्रा होने वाला है। आज ही वो भारत यात्रा पर आने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा होने वाली है। आज से ही है, शायद आज या कल में वो आएंगे भारत। और यह यात्रा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तालिबान को अभी तक भारत ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है अफ़गानिस्तान के आधिकारिक सरकार के तौर पर, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से बातचीत चल रही थी। अब जो है वो तालिबान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इस दौरान कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू होगा। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में जब यात्रा हो जाएगा तो उसके क्रक्स को हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, देखिए फ़िलहाल आज हम लोग एक न्यूज़ पढ़ते हैं जो एक योजना संबंधित है। भारत सरकार ने उसको लॉन्च किया पंचायतों के लिए, और उसके पश्चात से दूसरे तीसरे योजनाओं पर भी हम लोग चलेंगे। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या। एक चीज़ और है, अगर आपको एईडीओ के लिए या फिर 72 बीपीएससी, 71 बीपीएससी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। सही रहेगा आपके लिए तैयारी में। टारगेट हिसाब से लिखना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, टारगेट दूंगा, आपको सेल्फ स्टडी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। एईडीओ में क्विज प्रैक्टिस होता है डेली, उसके पश्चात उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देता हूँ मैं, तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। जन योजना अभियान, इसको भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसको याद रखिएगा। पहला पीटी फैक्ट तो यही हो गया। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जन योजना अभियान, पीपीसी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में, 2025-26 सबकी योजना सबका विकास शुरू किया गया है। यह अभियान वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया शुरू करता है। सवाल क्या पूछेगा आपसे? सवाल ये पूछेगा, प्रीलिम की बात करें हम लोग, सवाल का अगर हम लोग देखेंगे तो पीटी में क्या पूछेगा आपसे कि जन योजना अभियान के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। वहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट दिया रहेगा कि ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है या गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है, इस प्रकार का। और उसके पश्चात से इसके 1-2 प्रावधान दे करके पूछ सकता है। कब से कब तक ये लागू होगा ये भी पूछ सकता है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में शुरू किया गया जन योजना अभियान क्या है। क्या पूछा जाएगा कि जन योजना अभियान क्या है, इसके बारे में लिखें। ये छोटा सवाल हो गया। या फिर पंचायत से जुड़े हुए कोई सवाल आते हैं तो वहाँ पर आप समाधान में, जब आपसे समस्या समाधान पूछा जाता है तो वहाँ पर आप समाधान बता सकते हैं कि हाल ही में जन योजना अभियान शुरू किया गया। अब देखते हैं कि ये योजना अभियान है क्या। दरअसल में छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इसको कवर करेंगे सही से। 2 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई पीपीसी, जिसे जन योजना अभियान के रूप में भी जाना जाता है। क्या उद्देश्य? कब शुरू किया गया? तो 2018 में। अब इसी को फिर से विस्तारित किया गया है। क्या है? तो ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर पंचायत विकास योजनाओं को, पीडीपी, पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार करने में नागरिकों को शामिल करना, भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को मजबूत करने के लिए इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो भी हम योजनाएं पंचायत स्तर पर बनाते हैं उसमें हम पंचायत के गांव के लोगों को कैसे शामिल कर पाएँ, इसी को भी इसमें शामिल किया गया है। समावेशी और अभिसारी विकास योजनाएं जैसे पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि, मतलब ब्लॉक, पंचायत और जिला 3 स्तर होते हैं ना,
3 स्तर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक ब्लॉक होता है, फिर आपका सबसे नीचे पंचायत आ जाते हैं। तो तीनों स्तर पर समावेशी और अभिसारी विकास योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो वहाँ के लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया हो उसमें, उसको तैयार करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह अभियान सतत विकास लक्ष्य के 9 विषयगत दृष्टिकोण को पीडीपी में एकीकृत करने, जो सतत विकास में 9 मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें से पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं उसको शामिल करते हुए एसएचजी संघ द्वारा तैयार की गई ग्राम समृद्धि लचीलापन योजनाओं को शामिल करके सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी स्थानीयकरण को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, जो महिलाएं निर्वाचित होते हैं और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लैंगिक संवेदनशील शासन को भी बढ़ावा देना, अर्थात यहाँ पर जो शासन है ग्रामीण और पंचायत स्तर की शासन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी महिलाओं के योगदान को भी बिल्कुल सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत क्या क्या उपलब्धि है वो तो मैं आऊँगा, लेकिन देखिए अंतिम पॉइंट क्या है कि यह जन सूचना अभियान ग्राम सभा के खुलासों के माध्यम से पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। ई स्वराज पोर्टल के अनुसार, ई स्वराज भारत सरकार का एक पोर्टल है जिस पर पंचायतों में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी दी जाती है। प्रीलिम पीटी फैक्ट में यह पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। जुलाई 2025 तक, वर्ष 2019-20 से 25-26 तक 18.13 लाख से अधिक पीडीपी अपलोड किए गए, पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के अपलोड किए गए। ओके, ई शासन टॉपिक होता है, ई शासन जिसको ई गवर्नेंस कहते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर भी आप जो सुराही अभियान है इसका उपयोग आप कर सकते हैं बताने के लिए कि पंचायतों में किस प्रकार से ई शासन को मजबूत किया जा रहा है इस पहल के द्वारा। ओके, ग्राम सभाएं ई ग्राम स्वराज मेरी पंचायत ऐप पंचायत निर्णय का उपयोग करते हुए पिछले जीपीडीपी की समीक्षा करेंगी, प्रगति का आकलन करेंगी, देरी का समाधान करेंगी, अधूरी परियोजना प्राथमिकता देंगी, विशेष रूप से वे परियोजनाएं जो अप्रयुक्त केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से जुड़ी हुई हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने ग्राम सभा को, पंचायतों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने का प्रयास किया है कि वो योजनाएं न केवल बनाएंगी बल्कि उनका रिव्यू भी करेंगी, देखेंगी कि कहाँ तक प्रगति हुआ है, देरी हुआ है तो क्यों देरी हुआ है। अर्थात हमारा जो तीसरा शासन का ढांचा है, त्रिस्तरीय शासन है, पंचायत सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर केंद्र है। हमेशा ही चित्र बनाना चाहिए, इस प्रकार का बनाते हैं। सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य है, बीच में राज्य है, एक केंद्र सरकार है, थोड़े बहुत राज्य सरकार हैं और पंचायतों की संख्या लाखों में है भारत में, तो ये पंचायत है। तो तीसरा जो स्तर है हमारा शासन का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं ताकि वो क्या हो, ताकि समग्र शासन प्रक्रिया में वो अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सकें। क्योंकि महात्मा गांधी जी का ही था कि अगर हमारे पंचायत सही से काम करने लग गए, ग्रामीण व्यवस्था हमारा सही से काम करने लग गया, तो देश का पूरा शासन व्यवस्था ही सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया सभासार द्वारा समर्थित पंचायत उन्नति सूचकांक, एक पंचायत उन्नति सूचकांक भी जारी किया जाता है, द्वारा निर्देशित होंगी, जिसका ध्यान पंचायतों के स्वयं के स्रोत राजस्व में सुधार लाने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने पर भी केंद्रित होगा कि पंचायत के अपने जो राजस्व है, राजस्व का मतलब पैसा जो इकट्ठा करता है, वो उनका बढ़े, वो अलग अलग तरीके से वहाँ से अपने अपने स्तर पर आर्थिक सृजन भी कर सकें, जिससे सरकार के ऊपर में उनकी निर्भरता कम हो। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक को याद रखिएगा। यह शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है क्योंकि इसको दोबारा फिर से शुरू किया गया नए वित्तीय वर्ष के लिए, 2018 में लॉन्च किया गया था, पंचायती राज मंत्रालय का है। ई गवर्नेंस से मैंने इसको जोड़ा है और पंचायतों के एम्पावरमेंट से मैंने आपको जोड़ करके बताया है। तो कृपया करके सही शब्दों को उपयोग करते हुए लिखने का भी प्रयास करें। 10 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आप इसको लिखें ज़रूर। छोटा सा सवाल बना लीजिए इस टॉपिक के बारे में कि यह क्या है, स्पष्ट करें, और उसको लिखिए ज़रा। अगला देखिए क्या है, अगला टॉपिक है नव्या पहल है। उसके बाद से हम लोग फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं उस पर हम लोग चलेंगे। 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है और किस तकनीक के लिए दिया गया उसको भी समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अपने स्तर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। हालांकि क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकते, क्योंकि थोड़ा सा वो इमेजिनरी वाले सिचुएशन में चला जाता है। फिर भी हम लोग समझने का प्रयास तो करेंगे ही उसको। फिलहाल देखिए नव्या पहल क्या है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत शुरू की गई युवा किशोरी जो यंग गर्ल्स होते हैं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनके लिए व्यावसायिक अर्थात जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण पहल का उद्देश्य उभरते नौकरी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्त बनाना। जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको हमें एम्पावर करना है ट्रेनिंग दे करके, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो जॉब क्रिएशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, जॉब उनको मिले, इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब मिले उनको। इसलिए हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से, उद्योग के हिसाब से, जो मार्केट है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। नव्या पहल है क्या? 24 जून 2025 को शुरू की गई नव्या पहल 24 जून 2025 को नई जो भारत सरकार बनी उसके पश्चात एक साल के बाद इसको शुरू किया गया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इन दोनों ने मिलकर के इसको 2025 के जून में शुरू किया गया था। फिलहाल में ये चर्चा में आया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात की है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्तमान में यह पहल 9 राज्यों, इसको भी याद रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट बना करके सवाल क्या पूछेगा पीटी में कि नव्या पहल जो है भारत के सभी राज्यों और सभी यूटी में संचालित किया जा रहा है। वहीं पर आप उसको काट देंगे, गलत स्टेटमेंट है ये। 9 राज्यों में यह संचालित किया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड और हिमाचल, इनमें किया जा रहा है। इसमें हिमाचल एकमात्र पहाड़ी राज्य है, बाकी मेन स्ट्रीम के जो बड़े राज्य हैं उनमें यह संचालित किया जा रहा है। इसमें दक्षिण के राज्य में एक आपको कर्नाटक दिखेगा, ये भी याद रखिएगा। बाकी महाराष्ट्र है, यूपी है और एमपी है, झारखंड है, बिहार है, ओके, पंजाब भी है। देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में संचालित की जा रही है। नीति आयोग ने इन जिलों को आकांक्षी के रूप में पहचाना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इन राज्यों के पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना संचालित की जा रही है। गर्ल्स के, यंग गर्ल्स जो होती हैं, बिल्कुल स्कूल गोइंग गर्ल्स ही होती हैं, स्कूल का लास्ट फेज होता है उनका, उनके ट्रेनिंग के लिए नव्या पहल इसका नाम है। इस पहल के अंतर्गत 19 राज्यों 27 आकांक्षी पूर्वोत्तर जिलों के 3850 लड़कियों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में इसे 9 राज्यों के 9 जिलों में संचालित किया जा रहा है। मांग आधारित प्रशिक्षण, जो डिमांड है मार्केट में, जैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आधुनिक भूमिकाएं, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। समग्र विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल और कानूनी जागरूकता जैसे पॉस और इत्यादि जो कानून हैं उनके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा। रोजगार परखता और उद्यमिता को बढ़ावा देना, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, नौकरी की व्यवस्था, स्वरोजगार संसाधन, मतलब कि एक यंग गर्ल्स को जो स्कूल गोइंग है, स्कूल उसका एंड होने वाला है, उसको कंप्लीट इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार कर देना कि वो तो या तो अपना काम शुरू करे या तो किसी कंपनी में उसको रोज़गार मिल सके। लैंगिक समावेशी कौशल कि भाई हर प्रकार के लिंग के लोग सहज महसूस कर सके काम करते हुए, और उसके साथ ही साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी किशोरियों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और आजीविका को जोड़ना, ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। महत्व क्या होगा, इससे जेंडर गैप जो है वो कम होगा, और अल्प सेवी क्षेत्रों को लक्षित करना, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनमें विकास को बढ़ावा देना, लड़कियों को जॉब मिलेगा जिससे सही रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला है कि ट्रायो विन नोबेल फॉर रिवीलिंग क्वांटम फिजिक्स इन एक्शन। देखिए मेडिसिन का जो मिला था, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, लेकिन बायोलॉजी में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। मेडिसिन में मिलता है, दवाओं के क्षेत्र में मिलता है। तो मेडिसिन के नोबेल जिनको मिला था, मैंने उसको शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल जो अपना मुख्य है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर, वहाँ से उनके नाम को देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ कभी कभार पूछ लिया जाता है प्रीलिम एग्ज़ाम में, 2-3 सालों में एक बार नाम पूछ लिया जाता है। क्या इसमें जो तरीके बताए गए, जो इन्होंने इन्वेंट किया है, जिस थ्योरी पर काम किया है, वो थ्योरी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने किस चीज़ पर काम किया है, तो दरअसल में क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं, फिजिक्स में 2 चीज़ होता है, एक होता है एस्ट्रोफिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है।
तो मॉडर्न फिजिक्स इन दोनों में ही बढ़ रहा है। एस्ट्रो का तात्पर्य है हम ब्रह्मांड, फिर उससे आगे ब्लैक होल, इन चीज़ों की बात करने लग जाते हैं। यानी कि बड़े स्तर पर जब हम जाते हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर हम लोग जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती, टाइम, स्पेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इत्यादि इत्यादि। और दूसरा होता है हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी छोटे स्तर पर हम लोग चले जाते हैं। तो ये दोनों ही स्तर जो है ना, इस पर हमारे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल फिजिक्स हैं, न्यूटन्स लॉ हो गया इत्यादि जो हमारे लॉ हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। इसी स्तर पर क्वांटम फिजिक्स आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक जानकारी दूं तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ या तो ऑन होगा तो उसको हम लोग ऑन को 1 से इंडिकेट करेंगे, या तो कोई भी चीज़ ऑफ होगा यानी कि उसको 0 से इंडिकेट करेंगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसा सुपर पोजीशन होता है, इसको हम लोग पोजीशन कह रहे हैं, पोजीशन 1 है, P1 इसको कह देते हैं, P1 इसको कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं। पोजीशन है दो अलग अलग, ऑन है या ऑफ है। लेकिन इसको क्वांटम फिजिक्स में सुपर पोजीशन होता है, सुपर पोजीशन होता है जिसमें कोई चीज़ एक ही समय में ऑन एंड ऑफ दोनों ही स्थिति में रह सकता है। इसको सुपर पोजीशन कहा जाता है, इसको सुपर पोजीशन कहा जाता है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं क्वांटम फिजिक्स में, और क्वांटम को उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। जब पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है तो वहाँ पर उसका बिहेवियर जो है वो ट्रेडिशनल जो फिजिक्स है, ट्रेडिशनल जो भौतिकी है, उसके द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो वहीं पर क्वांटम फिजिक्स की अवधारणाएं आ जाती हैं। ओके, लेकिन दिक्कत ये था कि क्वांटम फिजिक्स काम कैसे करता है ये नहीं पता था अभी तक हमारे दुनिया में बहुत सारे वर्ग को। लेकिन दरअसल में उस काम करने के तरीक़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, उस कंट्रोल करने की तकनीक पर इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने काम किया है और पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया। 83 वर्ष के एक हैं, एक है 73 वर्ष के, और इतने लंबे समय से इन्होंने काम किया है जिसके द्वारा अब आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर बनाना, सुपर कंप्यूटर से भी आगे की चरण है क्वांटम कंप्यूटर बनाना। सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर के सामने बिल्कुल तुच्छ कैलकुलेटर साबित हो जाएगा। जो आपके घर में कैलकुलेटर है और आपके पास जो सुपर कंप्यूटर है, भारत सरकार के पास जो सुपर कंप्यूटर है, उन दोनों में जितना अंतर है तकनीक के स्तर पर, उतना ही अंतर एक सुपर कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर में होता है। क्वांटम कंप्यूटर सबसे एडवांस कंप्यूटर है, उससे बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता है फिलहाल के दौर में। इसलिए आपको समझना पड़ेगा इस क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम तकनीक को इंसान कैसे कंट्रोल करे, उस प्रक्रिया पर इन्होंने काम किया है, जिसमें अलग अलग तकनीक है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा और आप उसको याद करने के प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई गलत चीज़ नहीं, आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ आपसे मेंस एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जाता। यह बहुत ही एडवांस फिजिक्स हो गया, यह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पुरस्कार का बैकग्राउंड क्या है तो देखिए, 2025 का नोबेल फिजिक्स पुरस्कार स्वीडन के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया। तो इस पुरस्कार उन प्रयोगों के लिए 1980 यानी कि 1980 से 1998 के बीच किए गए थे। इन प्रयोगों ने दिखाया कि क्वांटम भौतिकी, कब किया गया था ये, 1980 से 89 के बीच में इनके द्वारा ये प्रयोग किए गए थे। उसने दिखाया कि क्वांटम भौतिकी, जो बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन की दुनिया है, को बड़े स्तर पर माइक्रोस्कोपिक पर कैसे लागू किया जा सकता है। छोटी सी, मैंने आपको पहले ही समझाया कि क्वांटम फिजिक्स जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहा है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, और उस सूक्ष्म स्तर के काम को हम लोग किसी बड़े मशीन, बड़े कंप्यूटर, बड़े सुपर कंडक्टर चालक जिसको बोलते हैं, उस पर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसी को इन वैज्ञानिकों ने दिखाने का प्रयास किया है। मुख्य योगदान इन वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते दिखाया है कि क्वांटम प्रभावों को नियंत्रित कैसे किया है। सुपर कंडक्टर अर्थात जो चालक होते हैं उनमें सुपर कंडक्टर ऐसे चालक जिनमें रेसिस्टेंट जो होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है बंधुओं, अप्रॉक्स 0 होता है, 0 नहीं होता है, अप्रॉक्स 0 होता है रेसिस्टेंट, अर्थात प्रतिरोध उसमें नहीं होता। एक ऐसी तार जिसमें जितना बिजली गुजारेंगे 100% पहुंच जाएगा इनपुट से आउटपुट तक, अप्रॉक्स 100% पहुंच जाएगा, उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं।
ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने का आधार बना जो आजकल एआई, क्रिप्टोग्राफी, दवा की खोज जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। उस क्रांति के जनक ही ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ही उस चीज़ का इन्वेंट किया था। ठीक है, देखिए कहाँ से हैं। पहले हैं जॉन क्लार्क, ये 83 वर्ष के हैं, कैलिफोर्निया बर्कले यूनिवर्सिटी। 84-85 में उन्होंने सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। टनल तो जानते हैं ना, जैसे एक पहाड़ है तो इसमें से अगर आपको गुजरना है तो या तो इसके ऊपर रास्ता बना दीजिए या तो इसके बीच से टनल बनाना पड़ेगा। तो सामान्य तौर पर क्या होता है, किसी वस्तु को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो ये पहाड़ क्या है, बीच में उसका दीवार बनकर खड़ा है, ये इसको पार नहीं कर सकता है। एक बॉल लेकर के आप दीवार पर मारेंगे तो क्या दीवार के आर पार हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को मैं बच्चों की भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये जो है ये दीवार है, मान लीजिए बॉल है और ये दीवार है। इस बॉल को अगर दीवार पर मारेंगे तो इसको पार नहीं कर सकता है। ये सामान्य भौतिकी का नियम है कि भाई उस पर मारेंगे तो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण से क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा, वापस आ जाएगा, वो पार नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पर आता है क्वांटम कंप्यूटर, जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स आता है, जहाँ पर ये दीवार जो है, ये बैरियर नहीं रोक पाएगा उस बॉल को, और वो बॉल उसको आसानी से पार कर जाएगा। कैसे पार करेगा, वी ह्यूमन डोंट नो, हम इंसानों के पास इसकी समझ नहीं है कि कैसे क्वांटम काम करता है। हम बस उसको देख करके नोट कर लेते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसे पार कर गया उस बैरियर को। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो क्वांटम के मैकेनिक्स में होता क्या है, ये बॉल जो है ये इस दीवार को पार कर जाएगा। तो इस जिससे उसने पार किया इसी को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। जहाँ पर बैरियर्स जो होते हैं वो बैरियर दरअसल में नहीं होते हैं। कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके लिए दुनिया का कोई भी बैरियर होगा ही नहीं और उसको आसानी से पार कर जाएंगे। अब इसी का उपयोग इन्होंने किया सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए, सुपर कंप्यूटर और कंडक्टर्स को बनाने के लिए, जिसका उपयोग आज के हमारे मॉडर्न फिजिक्स में हो रहा है। मिशेल देवोरेव 72 वर्ष के हैं, दूसरे विजेता हैं, पेरिस फ्रांस से पीएचडी, क्लार्क से के पीएचडी स्टूडेंट थे। उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में सुपर कंप्यूटर से क्यूबिट्स बनाया। उन्होंने दिखाया क्यूबिट्स को सुपर पोजीशन में रखा जा सकता है। सुपर पोजीशन अर्थात पर्यावरण का मतलब है बाहरी इन्वायरमेंट से बचा करके रखा जा सकता है। गूगल ट्रांसलेशन का एरर है ये। सुपर पोजीशन में रखा जा सकता है। सुपर पोजीशन अभी मैंने आपको समझाया, आपको एक ऐसा पोजीशन जहाँ पर कोई भी चीज़ दो मीडियम में रह सकता है, दो पोजीशन में रह सकता है, ऑन भी रह सकता है, ऑफ भी रह सकता है। उस बीच के पोजीशन को सुपर पोजीशन कहा जाता है। इन्होंने क्यूबिट्स में वो दिखाया कि कैसे ऐसे क्यूबिट्स को बनाया जाता है जिसके आधार पर आज के सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं। क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ी सी गर्मी या शोर से डिकोहर हो जाते हैं, यानी उनका क्वांटम स्टेट खराब हो जाता है। देवोरेव ने इसे रोकने के तरीके बताए, जैसे जोसेफन जंक्शन। इस जंक्शन की मदद से क्यूबिट्स को सेफ रखा जा सकता है और उसको सेफ रहने के कारण ही आज के क्वांटम कंप्यूटर और एआई के क्षेत्रों में इनका उपयोग हो रहा है सही तरीके से, नहीं तो इनका उपयोग नहीं हो पाता। इसको ज़रूर याद रखिएगा, जोसेफन जंक्शन इसको कहा था। एक तरह का स्विच है जो सुपर कंप्यूटर से बिना रुकावट करंट को बहने देता है। जोसेफन जंक्शन दो अतिचालक सुपर कंप्यूटर पदार्थों के बीच एक पतली गैर अतिचालक परत से बना एक क्वांटम कंप्यूटर है, जहां सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जिन्हें कूपर जोड़े कहते हैं, इस बाधा से होकर के सुरंग बनाते हैं और उसी को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बस इसको कीवर्ड्स याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है दुनिया का सबसे कठिन चीज़ आप पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा कठिन दुनिया में कुछ भी नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा, क्योंकि इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, आधी के 90% चीज़ें वो इंसान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। क्वांटम टनलिंग कैसे टनल बना करके गुजर जा रहा है, इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तीसरे वैज्ञानिक हैं जॉन मार्टिनी, 67 वर्ष के हैं, कैलिफोर्निया के बिलोंग करते हैं, यूएसए से, और इनको भी दिया गया है। मार्टिनस ने ट्रांसमान नाम का क्यूबिट डिजाइन किया, जो आज के गूगल और आईबीएम जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रही हैं।
ये क्वांटम टनलिंग है, ये क्वांटम टनलिंग है। सामान्य बॉल जो है ऊपर से जाएगा, लेकिन क्वांटम में क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ से यह गुजर जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। आज के तीनों टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।